हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ामपुर यूपीएससी एग्ज़ामपुर में आपका स्वागत करता हूँ। ये थोड़ा उल्टा चल रहा है सीरीज। एक ही पेज का है, पीडीएफ डालने में थोड़ा उल्टा हो गया है। कोई बात नहीं, अगला है तो आ जाएगा सेम सेम। तो ये 50 क्वेश्चन की बेहतरीन श्रृंखला है और ये लेखपाल के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आप इनको देखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत सारे हैं और इनको एक एक करके हम टेस्ट के रूप में कराते चलेंगे। आपको जितने आते हैं उनमें आप टिक करिए या फिर नोट पेन लेकर के आप पे बैठ जाइए और लिख के कमेंट करिएगा कि आपको कितने आते हैं। देखिए, पहला जो अपना क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है इसके बारे में हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो पहला किस लिए की थी ये चीज़ को बताना है। नमक कानून तोड़ने के लिए, या फिर विदेश वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए। तो इसका आंसर जो है ए नंबर है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दूसरा है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। इसका जो आंसर है, तो इसका चंपारण आंसर आता है। अगला देख लीजिए, अगला कौन सा है। अगला है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी। तो ये जो इसका जो आंसर है, इसका आंसर 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मारी गई थी, हत्या की गई थी। तभी से शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देख लीजिए, अगला जो है, अगला दिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को भारत के किस राज्य के रूप में हुआ था। देखिए, 26वां राज्य बना था जब ये छत्तीसगढ़, और फिर इसके पश्चात झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश का विघटन करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो सन 2000 ही में बनाए गए थे, नवंबर में ही बनाए गए थे। तीन राज्यों में तोड़ा गया था। अगला है शिवाजी। ये शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा मतलब कि कौन सा कथन सत्य है। तो पुणे उनकी राजधानी थी, उन्होंने मराठों का एक राष्ट्र में जोड़ा था, वो गुरिल्ला विश्व युद्ध की करते थे या गैर हिंदुओं की असहिष्णुता करते थे। देखिए, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आता है हमारा बी नंबर, बी, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला जो आएगा, तो अगला आंसर में इसमें दिखाते हैं, इसको वो कर लें, दूसरा आ जाएगा। ये क्या हो गया, आ जाओ भाई। आ गया, ये रहा। अब यहाँ से हमारी एक पेज ही डिस्टर्ब हो गया था। अगला देखिए, अगला दिए है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम आता है कभी कभी हमारे लफ्ज़ों में आ जाता है। अरे ये उल्टा हो रहा है, हाँ सीधा हो जाए। हाँ, कभी कभी हमारे लफ्ज़ों में नाम भी आ जाया करता है। रास बिहारी बोस का, रास बिहारी बोस का नाम आया था। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन उसी को आगे जो बढ़ाया गया था, तो 1942 में इसकी स्थापना करी के सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आगे की कमान संभाली थी। तो इसका जो आंसर आ जाता है, तो ए नंबर क्या आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस आर्मी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इनके स्थापित जो किए गए थे, तो वो रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। इसमें कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी लोगों को। अगला देखिए, 1957 में सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखो, भारतीय सैनिकों का कम वेतन, या सैनिकों से ग्रीस लगे कारतूस। देखिए, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आता है हमारा सी नंबर, सी नहीं, बी आएगा। ये सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों से की गई थी। देखिए, 1857 क्रांति जो हुई थी मंगल पांडे में की गई थी, मंगल पांडे ने की थी, जो कि गाय की चर्बी से बना करती थी जो हमारी कारतूसें, उसके विद्रोह में हो गई थी। सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, मंगल पांडे सर्वप्रथम इसको जन्मदाता है। अगला है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। इसका तो आंसर ईजिए, आप जानते होंगे, ब्रह्म समाज का इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। उपजाऊ भूमि सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो ये जड़ोल मृदा होती है, और इसकी दो प्रकार की होती हैं, खादर और बांगर। खादर बांगर ये सब नदियाँ किनारे पाई जाती हैं, नदियाँ हमारी होती हैं, और ज़्यादा मतलब कि मतलब वो हो जाए, पुरानी हो जाए, तो बांगर कई तरह कहलाते हैं, और नई जड़ोल हो
तो खादर कहते हैं, ये तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। देखिए हमारे जितने देश में पर्वत श्रृंखला है तो उनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है, जो राजस्थान से निकल कर ये महाराष्ट्र में भी जाती है, तो उसी को कहते हैं अरावली। अगला देखिए, अगला है हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए इसकी विशेषता जो तो ए नंबर है, उनमें से 12 माह से पानी बहता है। 12 माह पानी बहने का कारण है कि ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 2013 के लिए फोर्ब्स द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब किसे दिया गया था। तो इसका जो एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर थी, तब उनको 2013 में उनको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिला के रूप में अवार्ड दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेनजिंग नार्गे ने स्वयं को विख्यात किया है। इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर पर्वतारोही बी नंबर, मतलब कि पर्वत में चढ़ने वाली महिला थी और उनके नाम पर विख्यात है। कालिदास 14 नंबर में आता है। कालिदास जो थे तो किनके शासनकाल में रहा करते थे। देखिए गुप्त काल के कवि थे, और आप समझ ही रहे होंगे कि ये विक्रमादित्य जो थे हमारे शासक थे, उनका नाम जानते हैं हमारा। तो उनके शासनकाल में कालिदास रहा करते थे, महान कवि है। इनकी देखिए कुछ रचनाएं रघुवंशम का और कुमार संभव, ये सब क्या उनकी रचनाएं हैं। अगला देख लीजिए, अगला है भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था। भारत मार्ग के जो समुद्री मार्ग का जो खोज हुई थी, तो सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने की थी। आप जानते होंगे 98 में आया था, 1498 में भारत में। जमोरिन ने, वहाँ के जो शासक ने, उनका स्वागत किया था कालीकट में। अगला देखिए, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। देखिए दो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्वर कोकिला अलग है या भारत की कोकिला अलग है। सरोजनी जो नायडू हैं तो ये भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। अगर स्वर कोकिला कहते हैं तो लता मंगेशकर, ये देखिए नीचे रखा है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला देखिए, ईडन गार्डन हमारे स्टेडियम है जो, तो किस राज्य में या फिर कहाँ पर पड़ता है। देखिए कोलकाता में पड़ता है या पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अगला है 18 वर्ष, मतलब कि 18 नंबर का है। वर्ष 2013 के लिए ये सांस्कृतिक सौहार्द का टैगोर पुरस्कार जुबिन मेहता को देने की घोषणा की गई। जुबिन मेहता हैं, देखिए ये कौन थे। जुबिन मेहता ये संगीतज्ञ थे, गायक थे ये। ठीक है, अगला देखिए, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। ये बौद्धों का है। लुम्बिनी का नाम आपने सुना होगा। ये बौद्ध महाराज जो थे हमारे, भगवान बौद्ध जिनका नाम लिया जाता है, वो वहाँ का जन्म हुआ था उनका, इसलिए लुम्बिनी वहाँ प्रसिद्ध है। ये नेपाल में पड़ता है। अगला देखिए, भारत लौह पुरुष कैसे कहा जाता है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। आयरन मैन का मतलब होता है, समझ रहे होंगे आयरन मैन कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह में उनका आयरन मैन बोला गया। सरदार को उपाधि तभी दी गई थी उनको। अब देखिए, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बनाया गया था। सांची का स्तूप जो आपने देखा है होगा या फिर सुना होगा, ये पढ़ा होगा, तो किसने बनवाया था। इसका जो आंसर है अशोक इसका आंसर, अशोक ने उसके समय पर बनवाया गया था। अगला है, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है। राज्यसभा और लोकसभा जो दो होती हैं हमारी सभाएं भाई हमारे केंद्र की, तो उसका जो राज्यसभा होती है, जो बड़ी सभा होती है, जो कभी विघटित नहीं होती, तो उसका जो संचालन करता है तो हमारा उसका अध्यक्ष ही होता है जो, तो वो होता है उपराष्ट्रपति उसका अध्यक्ष ही होता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है। देखिए पहला इसका आंसर ए है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और अगर मेरियाना गर्त की बात करें तो ये सबसे गहरा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है किसके अध्ययन के लिए। देखिए इसका जो आंसर है तो सी नंबर होगा, छोटी तथा पास की वस्तुएं देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए मूंगफली खरीफ की फसल है, बाजरा भी है, मक्का भी खरीफ की है, तो बची कौन, सरसों। तो सरसों हमारी उसकी क्या है, खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है। ये रबी की फसल गेहूं के साथ में बोई जाती है। बुद्धवाद जनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न में के विरुद्ध थे। देखिए इसका जो आंसर है तो बी नंबर आएगा। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों
रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के खिलाफ जो था ये आंदोलन चलाया गया था। बुद्ध और जैन धर्म में ये प्रकृतिवाद को बढ़ावा देते थे, ना कि ये धर्मवाद को। धर्मवाद में उन्होंने बताया कि आप लोग अंधकार में रहते हैं, रीति रिवाजों में मानते हैं। ऐसी इनकी मतलब की सोच थी बौद्ध और जैन की। जहाँ तक समाज सुधारक थे बहुत ज़्यादा। आगे के देखिए, हाँ 27 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है, ये किस रूप में की जाती है अगर देखा जाए तो देखिए इसका जो आंसर है तो इसका आंसर हमारा डी नंबर। यहाँ की जो शहर योजना प्रणाली थी वो अति सुंदर थी और सबसे ज़्यादा पाई गई। वहाँ के जो मुख्य कपाट थे, तो एक सड़क योजना थी, वहाँ नालियाँ भी थीं, बहुत विधवत तरीके का शहर था। इसी हिसाब से वहाँ शहर योजना प्रणाली के स्थान मतलब वहाँ पर रखा गया कि शहर योजना प्रणाली बहुत अच्छी है। अगला देखिए, चार आश्रम निम्न में से संबंधित हैं। चार आश्रम जो संबंधित हैं तो ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, आज भी हमारे जीवन में बहुत प्रयोग होते हैं। तो जीवन के चरणों में होते हैं कि अपना जो अगर 100 साल का जीवन है तो 100 साल के जीवन को किस प्रकार से बांटा जाता है। मतलब 0 से 25 साल तक हमारा बाल्यपन होता है, या फिर 25 से फिर 50 तक का हमारा यौवनपन होता है, फिर 50 से 75 तक हमारा कुछ बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में आ जाते हैं, फिर 75 से 100 साल तक देखा जाए तो सीधा कह देते हैं सन्यासी। ये चार आश्रम के रूप में लिया जाता है। आश्रमों का देखो प्रयोग ऋग्वेदिक में हुआ है, ऋग्वेद में इनका प्रयोग मिलता है, क्योंकि पुरानी कथाओं में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग मिलता है। ठीक है, अगला है 29 नंबर का है, मृदा संरक्षण में वेदिका कारण निम्न में सहायक करती है। तो देखिए ये जो हमारी मृदा संरक्षण के लिए अगर देखा जाए तो किस क्षेत्र में इसको मृदा को संरक्षण दिया जा सकता है, किस क्षेत्र से लेकर के। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के, कारण बताएं पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ की जो मृदा होती है तो बहती नहीं है। इस हिसाब से उसको मतलब रोका जा सकता है मिट्टी को। आगे देखिए अगला है, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। इसका जो सिंपल आंसर है 30 नंबर का, तो इसका जो आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है हमारा विद्युत मोटर। अगला है निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। देखिए अंग्रेजों का जब शासन था, इस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन चला करता था, उस समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये देखा जाए तो ये कौन से थे ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने विधवाओं को भी शादी करने का मतलब कि कानून बनवाया और ज़्यादा प्रयास किया। तो देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने भी ब्रह्म समाज की स्थापना की है, लेकिन दूसरी ब्रह्म समाज है, ये राजा राम मोहन राय वाली नहीं है। साथ में काफ़ी कमेटियों का अध्यक्ष रहे और इन्होंने पारित भी करवाया। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पर्चे के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी है। अंग्रेजी शिक्षा सर्वप्रथम भारत में लागू करने वाला ऐसा कौन सा अंग्रेज था, तो इसका देखिए लॉर्ड मैकाले, आपने सुना होगा नाम। ये भी मान लो 1828 के आसपास का टाइम था जब मतलब उन्होंने किया था। सती प्रथा का अंत होने के बाद लॉर्ड मैकाले वहीं थे, उन्होंने ही इस सुझावों को पारित करवाते थे। इसका कथन था कि मैं यहाँ के हिंदुओं को माइंड से अंग्रेज बना दूंगा लेकिन शारीरिक रूप से भारतीय होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। कथन कहीं ना कहीं सही भी होता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेजी दे दनादन बोलते चले थे। रतौंधी निम्न में से निम्न के कारण होती है। तो रतौंधी जो हमारा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से होती है, बी नंबर इसका आंसर सही है। चौथे से कोलेस्टेरॉल किससे संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल जो होती है तो ये वसा से संबंधित है, वसा का ही एक घटक है। अगला देखिए, कोशिकाओं के तत्कालीन ऊर्जा प्रदान के लिए निम्न में से एक लिया जाता है। तो देखिए कोशिकाओं को तत्कालीन ऊर्जा जो मिलती है तो क्या ऐसा खा पी लिया जाए जिससे तुरंत हमारी एनर्जी हमारे शरीर में फुर्ती आ जाए, तो वो हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज पी लेते हैं, उसमें सुक्रोज होता है, सब कुछ होता है, मीठा होता है, तो इसलिए हमारे पास एनर्जी आ जाती है। मृदा संरक्षण में निम्न द्वारा रोका जा सकता है। फिर देखिए वही बात आई
अच्छे पेड़ पौधे लगाकर। पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहाँ की जड़ जो होती हैं तो वहाँ की मिट्टी को पकड़ बना करके मजबूत कर देती हैं, साथ में खिसकने नहीं देती, इसलिए मृदा संरक्षण कटाव कम होता है। ठीक है, अगला देखिए, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्न द्वारा। बताइए, अगर वर्गहीन समाज बना करके, निजी संपत्ति को उन्मूलन करके, कि इनमें से कोई नहीं, कि जनता को शिक्षित करके। एक ही आंसर जाता है सिंपल, वो भी जनता को शिक्षित करके। अगर हम शिक्षित कर दें तो लोग समझदार हो जाएंगे, तो भ्रष्टाचार कम करेंगे, यही एक कारण है। फिर भी मानते नहीं लोग। एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है जब वह लिख सकता हो परंतु पढ़ नहीं सकता हो। बिल्कुल, वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता, यही देखो आंसर है। जो पढ़ भी नहीं सकता ना लिख सकता, उसी को निरक्षर कहेंगे। ठीक है, बाकी तो ठीक है। अगला देखिए, चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, चिपकू आंदोलन जो था पौधा संरक्षण से आता है। पौधा संरक्षण, जब पौधे कटाई चल रहे थे हिमाचल प्रदेश में, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। मतलब अपने पेड़ों में चिपक जाते थे, कहते थे पहले हमको काटो, बाद के पेड़ों को काटो। इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे सुंदरलाल बहुगुणा, और वो चिपकू आंदोलन वहाँ चला दिए थे, पेड़ों की कटाई रुक गई थी, ये कारण था। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, शंकुधारी वन जो है ये ज़्यादा करके हमारे हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सी नंबर इसका आंसर सही है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था? देखिए, जो हमारा एक अंग्रेज था एम हुम, तो इनके संरक्षण में तो हुआ था। ये एक अंग्रेज थे, रिटायर्ड मतलब गवर्नर थे, लेकिन इनकी संरक्षण में कमेटी बनाई गई थी। लेकिन बने कौन थे? बने थे WC बनर्जी। 1885 में बनी थी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। लेकिन ए हुम के नियंत्रण में हुई थी, उन्होंने ये चीज़ की सिफारिश की थी अंग्रेजों से। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हिमालय पर जाएंगे तो पहाड़ों पर क्या होगा, वायु का घनत्व बहुत कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यही आंसर सही है, ए नंबर ये इसका कारण है। अगला है, किसने कहा था कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता। अगर कोई गेंद है तो ज्यों कहते हैं रखी रहेगी, अगर उसमें कोई बाहरी बल लगाया जाए तभी वो अपनी अवस्था चेंज करती है। ऐसा जो कहा था, किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। न्यूटन जो हमारे वैज्ञानिक थे, बहुमान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था। अगला है, टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी क्या थी? तो आप समझ रहे होंगे, इसका आंसर बहुत सरल है, श्रीरंगपट्टनम। देखिए, ये 1800 नहीं 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आंग्ल चतुर्थ मैसूर युद्ध का जो समय था तब ये उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का श्रेय जाता है, इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। अंग्रेजों की स्वाधीनता इन्होंने नहीं ली थी, उनसे स्वतंत्र ही रहे थे। साथ में वो फ्रांस में जो क्लब चला करता था, उस क्लब के सदस्य भी बने थे। ये ऐसे सुल्तान थे, सर्वप्रथम बहुत अच्छे सुल्तान थे। अगला देखिए, अगला जो आता है, हर्षवर्धन के राज्य में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए, हर्षवर्धन के जो वो था बौद्ध मठ बना था, उसी के समय पर गुप्त काल में, कुमार गुप्त के समय पर नालंदा की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मतलब कि कुमार गुप्त ने। उसी नालंदा शहर में बौद्ध मठ का भी स्थापना की गई थी, तो वो किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय अलग है, और नालंदा एक कुल मिला के शहर भी है, बिहार का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर बौद्ध मठ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र समक्ष मुख्य चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो उसके सामने कौन सी चुनौतियां सबसे ज़्यादा थी? देखिए, वहाँ पर जैसे ही स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले वहाँ पर डी नंबर इसका आंसर सही है, जो शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा
लोग बंगाल में विद्रोह हुआ था, जगह जगह बहुत ज़्यादा विद्रोह होकर के और मारकाट मची हुई थी। बात बात किया जाता है कि गरीबी का उन्मूलन हुआ, पर्यावरण की बात है, लेकिन सबसे पहले शांति बनाने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था, तभी कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं हुए थे। दीन ए इलाही धर्म आपने सुना होगा, अकबर द्वारा चलाया गया था। ये धर्म जो था तो इसका किस रूप में देखा जाता है, तो ये एक धर्म है, पहले ही मैंने बता दिया, दीन इलाही धर्म है पूरे। तो देखिए इसका 80 नंबर तो आंसर सही हो जाता है। ये मस्जिद नहीं है, ना संत है, ना झोपड़ी, एक धर्म है, दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। और सबसे पहले दीन इलाही धर्म मानने वाला कौन था? हिंदू, ये हमारा बीरबल था। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जामा मस्जिद जिसने बनवाया था तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर हमारा आता है, जामा मस्जिद बनवाने का जो जाता है तो हमारा शाहजहाँ को जाता है। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है बनवाया था, इसकी जो पुत्री थी जहाँ आरा, ये आगरा में जामा मस्जिद बनवाया था, तो वहाँ पर उसका श्रेय जाता है। इतना ध्यान करिएगा, 2 जगह जामा मस्जिद है। आगे देखिए, कृषि पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा बढ़ती है निम्न के द्वारा, अत्यधिक जनसंख्या निरक्षर एवं अत्यधिक जनसंख्या निरक्षरता। देखिए कृषि और पैदावार में और कुटीर उद्योग में बाधा पैदा करता है कौन? ये सबसे अत्यधिक जनसंख्या, यही सबसे मेन गुण है, यही ज़्यादा कारण है जनसंख्या। अब तो भाई कोरोना की वजह से कम हो रहा है शायद। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जो हमारा जो आंसर है, तो इसका आंसर आप शायद बता सकते हैं कि लास्ट का है, आप बताएंगे ये कहाँ पड़ता है, और अगले वीडियो में बताया जाएगा कि ये कहाँ पड़ता है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा, सर्च करके, या फिर अपने मन से, या फिर डिटेल से बताइए गुरु घासीराम विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, ये पूरे डिटेल्स भी बता दीजिएगा। तो धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, और इसको शेयर और लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा वीडियो देखा। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, आपका मन हो तो कर दीजिएगा ठीक है, तो धन्यवाद। अब इसके साथ ऐसी तैयारी करते चलिए, लेखपाल की ऐसी वैकेंसी आएंगी। बेसिक क्लास देखिए हम आ गए हैं, अब कोरोना की वजह से आ गए हैं, अपने गांव क्षेत्र में आ गए हैं, तो मतलब बेसिक क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन दे पा रहे हैं। जैसे पहुंचेंगे अपने क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में, तो वहाँ पर बेसिक क्लास चालू हो जाएगी। तो धन्यवाद, ऐसे बने रहिए और शेयर करिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए बार बार तो पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।